तो यार हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू द चैनल सिक कोच, आपका फ्रेंडली एनिमे कोच। और मैं कवर करने वाला हूँ यार सोलो लेवलिंग का सीजन 3 पूरा, क्योंकि आप सभी को पता है कि सीजन 2 अभी खत्म ही होने वाला है और आप सभी लोग एक्साइटेड हो, मुझे पता है कि यार सीजन 3 देखने के लिए। तो तुम्हारा भाई लेके आ चुका है सीजन 3। अगर आप लोग ये पूरे सीजन 3 के सीरीज को आप लोग प्यार देते हो तो मैं सीजन 4, 5, 6 भी लाऊंगा। आगे के भी सीजन में कवर करने की कोशिश करूंगा सोलो लेवलिंग के, और भी एनिमेस कवर करने की कोशिश करूंगा, आपके फेवरेट्स जो भी आप लोग मुझे बोलोगे। अगर आपको इस वाले एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना। चलो आगे बढ़ लेते हैं एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन की तरफ। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है जेजू आइलैंड का सीन, जहाँ पे सारे गिल्ड का सिंबल दिखाया जाता है और यहाँ पे बताया जाता है 2 दिन लगे कि जेजू आइलैंड में सारे एंड्स को खत्म करने में। उसके बाद हमें चाइना का सी कोस्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे जहाज जा रहे थे। वहाँ पे बताया जाता है कि बहुत सारे एंड्स उड़ के चाइना के सी कोस्ट के पास भी आ गए हैं और मेन लैंड में पहुंच चुके हैं। और वहां पे जहाज के अंदर हमें कैप्टन दिखाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बताया जाता है हम 2 दिन और भी नहीं सो पाएंगे। वो बहुत घबराए हुए थे। एक बंदा जो साइड में बैठा हुआ था वो बोलता है बहुत सारे एंड्स हमारी तरफ आ रहे हैं सर। और एक बंदा साइड में जो पीछे खड़ा हुआ था कैप्टन के, वो बोलता है प्लीज हमें ऑर्डर दीजिए सर कि हम लोग शूट आउट करें। तो कैप्टन बोलता है रुको जरा सब्र करो, कोई वहाँ पे है जो उनका खातिरदारी खुद से ही कर लेगा। फिर सीन चेंज होता है। वहाँ पे दिखाया जाता है कि एक बंदा कैस तरीके से खड़ा हुआ है, ठीक है, और पीछे 2 बड़े बड़े मशाटे ड्रैगन वाले लेके खड़ा हुआ है और ऊपर देख रहा है और कह रहा है कि ज़रूर से ये काफ़ी होंगे। फिर वो खतरनाक तरीके से वो बैठता है, रेज उसका निकलता है। फिर वो पीछे से 2 बड़े मशाटे निकालता है और बोलता है कि मरो यहाँ पे समुद्र में ही। फिर वो एकदम मतलब कि कैस लुक की तरह एक एग्स बनाता है, एग्स जैसा स्लैश मारता है, बहुत ही तगड़ा वाला स्लैश मारता है। हवा की तेज़ी से वो स्लैश जाता है एंड्स के झुंड की तरफ, ठीक है। और वो एक ही स्लैश से गाइस, वो एक ही स्लैश से पूरा एंड्स जो सारे आ रहे थे उनके शिप की तरफ वो ख़त्म हो जाते हैं। तो वो बंदा पीछे वो मशाटे रखता है, तो वो मशाटे रखते हुए कहता है कि भाई इससे अच्छा वो जिससे फाइट करता वही जिंदा होता तो बढ़िया होता, मुझे भी मज़ा आता लड़ने में। तो वो सारे एंड्स मर के गिर रहे होते हैं, वो एक ही स्लैश से गाइस कट चुके होते हैं। तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं कि ये बंदा कौन है। ये बंदा है चाइना का एस रैंक हंटर, एस रैंक बोल रहा हूँ सॉरी, नेशनल लेवल का हंटर है। ये है लियू जीगैंग। फिर सीन चेंज होता है, एक डोर का सीन दिखाया जाता है। फिर डोर के सीन के बाद एक लड़की को दिखाया जाता है और एक बंदा लेटा हुआ है सोफे में, उसे दिखाया जाता है। तो लड़की कहती है कैसा है ये, देख रहा होता है वो बंदा लेटे लेटे जिन्वू का सीन, जो जेजू आइलैंड में जिन्वू बेरू के साथ लड़ रहा था। तो वो लड़की कहती है बस एक ही कनेक्शन है जिन्वू के साथ, हुआंग डोंगसूक का। आप लोगों को पता ही होगा अगर आप लोगों ने सीजन 2 देखा है, डोंगसू कौन है, वो एस रैंक का हंटर वो वाला। तो वही उसके बारे में बात चल रहा है इनके साथ। तो एक ही कनेक्शन है कि जिन्वू ने उसके भाई को मारा है, ठीक है, हुआंग डोंगसू के भाई को मारा है जिन्वू ने। तो ये वाला बंदा बोलता है तो मैं बदला लूंगा। और ये बंदा और भी बार बोलता है कि तुम श्योर हो कि यही हुआ था पूरी तरीके से। तो वो लड़की बोलती है हाँ मुझे लगता है कि मैं यही हुआ था। फिर उस बंदे को पूरी तरीके से दिखाया जाता है कि वो एकदम आराम से लेटा हुआ है सोफे में, बॉडी बनाया हुआ है भाई। और वो कहता है अब तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा मिस्टर संग जिन्वू से मिलने के लिए, बट मैं उससे मिलना चाहता हूँ बट मुझे शर्म आ रही है, ठीक है। फिर बताया जाता है कि ये थॉमस आंद्रे है, स्कैवेंजर गिल्ड का मास्टर है। फिर वो लड़की कहती है शायद इनकी असिस्टेंट ही होंगी, तो आप क्या करोगे सर अगर वो दोनों फाइट करते हैं तो। थॉमस आंद्रे कहते हैं कि भाई तुम मुझे शायद से नहीं जानती हो कि मैं कौन हूँ, ठीक है। बहुत ही एक कोल्ड हार्टेड लुक से थॉमस कहता है तो स्कैवेंजर गिल्ड के प्रॉपर्टी को जो भी हाथ लगाएगा उसे पहले मुझसे भिड़ना पड़ेगा, क्योंकि स्कैवेंजर गिल्ड मेरा है। बहुत ही ऊपर हंसते हुए कहता है और रिमोट को भी तोड़ देता है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा जो मेरे अमानत को हाथ लगाएगा, चाहे वो अमेरिकन गवर्नमेंट भी क्यों ना हो। और यहाँ पे सीन चेंज होता है और मून को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि जेजू आइलैंड का ये रेड का 3रा रात है और यहाँ पर लोग आए होते हैं मैजिक स्टोन्स कलेक्ट करने के लिए। मिलिट्री के कुछ लोग आए होते हैं और गिल्ड का नाम है योंगनम डिस्ट्रिक्ट नाइट्स के गिल्ड के लोग आए होते हैं कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। और ये वाला सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे एक बंदा बोलता है सामने खड़ा हुआ, शायद से कोई बचा होगा यहाँ पे, पीछे खड़ा हुआ बंदा बोलता है क्या
जो सामने हम लोगों ने देखा वो बंदा फिर से बोलता है वो बंदे ने मेहनत किया है बेस्ट से भी बेस्ट बनने के लिए। उस बंदे का सपना था गोल्ड मेडलिस्ट बनने का। अभी देखो ये बंदा किसके बारे में बात कर रहा है किसी को नहीं पता, आगे जाके आप लोगों को पता लगेगा, तो सुनो उसकी बात। फिर वो बोलता है वापस से उस बंदे ने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग किया खुद को बेहतर करने के लिए, अपना वेट भी कम किया क्लास जा जाके और अपने एंड्योरेंस पे ट्रेनिंग की, और बस एक चीज़ ही बची रह गई थी उस लड़के के लिए कि वो स्टेज पे जाएगा ओलंपिक के। वो बंदा अपने सपनों को अचीव करने ही वाला था। ये बंदा और भी बोलता है आंखें बंद करके, ना उसे कोई प्रॉब्लम हुआ था, मतलब रात से पहले कोई नाइट मेयर आया, उसका कंडीशन भी बहुत ही अच्छा था। फिर वो बंदा रोते रोते बोलता है कि अचानक से उस बंदे का अवेकनिंग हुआ और उसके पास मैजिक पावर आया और उसके मीटर में, और उसका ओलंपिक का सपना चूर चूर हो गया। तो पीछे जो बंदा खड़ा हुआ था वो बोलता है हाँ ये तो तुम अपनी स्टोरी सुना रहे हो ना योंगनिम। तो हमें अभी पता चलता है ये जो बकेती कर रहा था ये वाला बंदा अपने बारे में अब इतना तक बोल रहा था कि भाई इसका सपना था ओलंपिक जाने का। और हमें ये भी पता चलता है इस बंदे का नाम होता है योंगनिम। ये बंदा योंगनिम फिर से अपने बारे में बोलता है कि वो लड़का अपने सपने को, एक सपने को छोड़ के दूसरा सपना देखा कि उसको एक एस्टेब्लिशिंग गिल्ड बनाने का था, अपनी कंट्री का बेस्ट गिल्ड। योंगनिम के पीछे एक लड़की भी खड़ी हुई रहती है, वो कहती है कि डॉन वो कूड़ा है इस साइड फेंको। और वो लड़का जो पीछे खड़ा हुआ था, पीछे जो बोल रहा था पहले भी, ठीक है, वो बोलता है मुझे पता है योंगनिम कि तुम बहुत ही अमेजिंग हो। फिर वो बंदा योंगनिम कुछ माना क्रिस्टल्स को उठाता है और पीछे वो तो बंदा जो था उसका लाड टपक रहा था इन हाई क्वालिटी माना क्रिस्टल्स को देख के। फिर योंगनिम कहता है देखो इन हाई क्वालिटी माना क्रिस्टल्स को अगर मैंने इन्हें लेके गया अपनी कंट्री में, हमारा गिल्ड बेस्ट गिल्ड कहलाएगा। फिर वो लड़की पीछे चीखते हुए कहती है ये ठीक नहीं है। फिर थोड़ा सा सीन चेंज होता है और वहाँ पे लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं है कि आप लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ ले सकते हो, यहाँ पे सब कुछ साफ है और मुझे कोई मैजिक का तो आवाज तो नहीं हो रहा है ना कोई फील हो रहा है। फिर उधर से एंड झांकता है योंगनिम के साइड से, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। फिर योंगनिम कहता है कि देखो यहाँ पर एक है, तो योंगनिम एक ही तलवार से उसका गर्दन उड़ा देता है उस एंड का, ठीक है, और तलवार रखते हुए कहता है कोई मतलब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग हैं यहाँ पर और भी कुछ एंड्स होंगे तो मैं उधर देख लूंगा, ठीक है। तो मिलिट्री के कुछ बंदे मतलब वो देख के थोड़ा सा समझ रहे हो ना। फिर योंगनिम के साइड पे जो बंदा खड़ा हुआ था वो शॉकली एक जगह एक चीज को देखता है और योंगनिम से कहता है योंगनिम। फिर योंगनिम मुड़ के बोलता है क्या हुआ। फिर बहुत सारे मिलिट्री के लोग भी बोलता है कि शॉक हो गए कि तुम कौन हो। फिर वहां पे दिखाया जाता है कि एक मोनार को, ये है बीस्ट मोनार। फिर योंगनिम को चीखते हुए कहते हुए दिखाया जाता है कि अपना परिचय बताओ कि तुम कौन हो। फिर बहुत सारे लोग घबराए हुए रहते हैं। एक बंदा कहता है कि क्या 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 ये इंसान है या कोई जानवर या फिर कोई मॉन्स्टर है। एक लड़की पीछे से बोलती है प्लीज उसे शूट मत करना, वो एक मॉन्स्टर नहीं है। फिर साइड से एक मिलिट्री का सोल्जर बोलता है कि तुम यहाँ पर जो हो यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में हो, अगर तुम हमारे रूल्स को फॉलो नहीं करते हो तो हमें शूट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे बीस्ट मोनार को दिखाया जाता है कि वो मतलब एकदम योलो आइस से क्या बोल रहा होता है दूसरे भाषा में। फिर से योंगनिम को दिखाया जाता है कि वो बोल रहा होता है अपने मनी में कि ये क्या मॉन्स्टर है, क्या है ये बंदा। फिर अचानक से सीन चेंज होता है और एक बंदे का चुटकी का साउंड आता है फटाक से और सभी लोग एकदम मतलब शॉकली पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और सारे लोग बेहोश हो जाते हैं और पीछे गिर जाते हैं। फिर यहाँ पे बीस्ट मोनार्क कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। फिर पीछे खड़ा होता है फ्रॉस्ट मोनार्क, वो कहता है कि हम लोग यहाँ पे कोई सीन क्रिएट करने नहीं आए, ठीक है, मैंने बस उन लोगों को एक नींद में सुला दिया है कुछ समय के लिए। फिर बीस्ट मोनार्क बोलता है क्या तुम चेक नहीं करना चाहते, मैं श्योर हूँ कि ये उसी की पावर थी। फिर पीछे खड़ा हुआ फ्रॉस्ट मोनार्क बोलता है कि ये तो आश्चर्य की बात है, मुझे पता नहीं कि वो इंसानों की मदद क्यों कर रहा है। फिर बीस्ट मोनार्क बोलता है किसे पता, अगर तुम इतना ही जानने के लिए उत्सुक हो तो तुम खुद से क्यों नहीं पूछ लेते। और यहाँ पे बीस्ट मोनार्क कहता है कि मुझे बदबू आ रही है इन कटे फटे चींटियों से, ठीक है, अगर वो यहाँ पर होती तो शायद से वो मतलब बेहोश हो चुकी होती। फिर फ्रॉस्ट मोनार्क बोलता है जैसा हम लोगों ने प्लान किया था वही हम लोग करेंगे, प्लान में कोई भी चेंजेस नहीं है, ओके। फिर फ्रॉस्ट मोनार्क वहाँ पे एक गेट ओपन कर देता है। फिर बीस्ट मोनार्क बोलता है कि ओ ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर था। और फिर फ्रॉस्ट मोनार्क बोलता है हाँ कोरिया में। फिर बीस्ट मोनार्क बोलता है कि हम उन लोग की खातिरदारी कैसे करेंगे अगर हम लोग यहाँ पर है तो। फिर फ्रॉस्ट मोनार्क बोलता है हाँ जरूर हम लोग करेंगे, पहले हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। फिर बीस्ट मोनार्क बोलता है तुम इसके अंदर नहीं जुड़ना चाहते ना तुम कुछ करना चाहते हो, सही कहा ना। फिर फ्रॉस्ट मोनार्क जाते जाते कहता है तुम वो देख नहीं सकते जिस तरह मैं देख रहा हूँ। फिर वो चला जाता है। फिर बीस्ट मोनार्क उसे जाते हुए देख के कहता है हाँ क्या डरपोक है। फिर बीस्ट मोनार्क नीचे यार कोल्डली एकदम योंगनिम की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे कोई सीन क्रिएट करना नहीं है और निकल
निकल जाता है, वो भी एक गेट ओपन करता है रेड, और वो भी वहां से चला जाता है और वो सभी वहां पे बेहोशी पड़े हुए। फिर सीन चेंज होता है, बहुत सारे कैमरास को दिखाया जाता है जो फोटो खींच रहे होते हैं किसकी, हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट जिनवू की। वो फ्लावर लेके जा रहा होता है सामने और सभी लोग रिपोर्टर्स उसके पिक्चर ले रहे होते हैं। फिर हमें ऑथर कहते हैं कि जेजू आइलैंड रेड के बाद से बहुत ज्यादा शोर शराबा बढ़ गया था और यहाँ पर जिनवू को फ्लावर लेते हुए दिखाया जाता है और यहाँ पे बताया जाता है लोगों के ओपिनियन। कोई कोई बोल रहा था वाह क्या कूल बंदा है, कोई कोई बोल रहा था मैं अपना मतलब शब्द ही भूल चुका उसे देख के, और कोई कोई बोल रहा था इम्पॉसिबल है कोई किसी को समन करना इतने सारे क्रिएचर्स को। देखो गाइस मैं आप लोगों को समझाता हूँ, जिनवू टीवी पे आया होता है, आप लोगों को पता है जब जेजू आइलैंड रेड हो रहा होता था तो जिनवू सबको मार रहा होता था, मतलब टीवी पे सब लोग देख रहे होते थे जिनवू को, तो सभी लोग शॉक हो रहे थे। अभी जिनवू फेमस हो गया है, ठीक है, उस टेलीकास्ट के बाद, ब्रॉडकास्ट के बाद, तो यार सभी के ओपिनियंस तो आएंगे कि ये कितना कूल बंदा है, तो ये सभी लोग बोल रहे हैं। साथ ही साथ जिनवू के बैटल के बारे में बोल रहे थे कि कैसे यहाँ पे बेरू के साथ फाइट वाले का बात हो रहा था, लोग अपने ओपिनियंस दे रहे होते हैं। कोई एक जन तो बोल रहा था ये तो उसका पहला मतलब रेड था जेजू आइलैंड का, इसका उसका डेब्यू था, उसने मतलब बहुत ही अच्छा काम किया, वो उसने अकेले ही एक एस रैंक लेवल के डंजन को क्लियर किया। कोई कोई बोल रहा था ये तो हमारा नेशनल लेवल का हंटर है हमारा कंट्री का। वहाँ पे जो संग जिनवू था वहाँ पे बहुत सारी बातें हो रही थी, मेनली संग जिनवू के बारे में ही बातें हो रही थी, कुछ मतलब क्रिटिसिज्म भी हो रहा था। देखो अगर अच्छा बात होगा, तुम फेमस हो, अच्छा बात होगा तो बुराई तो लोग करेंगे, ये तो भाई फितरत में ही है लोगों के। कुछ लोग कह रहे होते हैं अगर वो जेजू आइलैंड रेड है उससे पहले पहुंच जाता तो शायद से ब्योंगू जो था वो बंदा एस रैंक हीलर वो जिंदा होता, तो क्यों वो पहले ज्वाइन नहीं हुआ। वहाँ पर लोग ये भी कहते हैं कि वो अपने क्रिटिसिज्म से भाग नहीं सकता, वो जानता है कि उसने क्या किया है, बट ये भी सच है कि अभी बहुत सारे सेक्रीफाइसेस कम हुए हैं पहले से, और यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जो उसको सपोर्ट किए हैं। ऑथर यहाँ पर ये भी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपना लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, और जिनवू काफी ज्यादा दुखी होता है इस बात से कि ब्योंगो की मौत हो गई, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि यार ब्योंगो बहुत ही बढ़िया बंदा था और दिल का बहुत साफ था, वो जिनवू को पता है, और जिनवू मन ही मन सोच रहा होता है कि काश मैं वहाँ पे पहले पहुंचा होता तो ब्योंगो शायद से नहीं मरता। फिर वहाँ पे लोगों को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा सैड थे, और सामने एक ओल्ड लेडी और एक लड़की भी थी जो काफी ज्यादा दुखी थे। फिर जिनवू भी साइड से देख रहा होता है और पास हो रहा होता है, और यहाँ पे योन हू बेक साइड्स में खड़ा होता है और जिनवू वहाँ से पास कर रहा होता है। योन हू बोलता है कि मैं कभी बिलीव नहीं कर सकता कि एक अकेला बंदा, एक अकेला हीरो एक पूरा युद्ध को अकेले खत्म कर देगा। फिर मिस्टर बेक बोलता है कि हाँ ये हुआ है सच में मेरे साथ, मैं पहले सोचता था कि ऐसा कोई कर नहीं सकता। फिर योन हू बोलता है जिनवू से अपना सिर को ऊंचा करके रखो मिस्टर हंटर, तुम बहुत ही जल्दी इस ट्रेजिक कहानी को खत्म करने वाले हो। फिर जिनवू जा रहा होता है तो रोते रोते योनहू कहता है शुक्रिया तुम्हारा। वहाँ पर चाहिन भी होती है तो वो जिनवू को देख रही होती है कि वो जा रहा होता है, फिर वो अचानक से देख के शर्मा जाती है जिनवू को। फिर जिनवू भी चाहिन को देखता है, वो सोचता है कि क्या सोच के ये शर्माई, क्या हो गया इसको, ठीक है। फिर वो साइड से जिनवू देखता है, ठीक है, उस जगह के उस पिलर को जहाँ पे बहुत सारे लोगों की समाधि हुई है। फिर यहाँ पर बताया जाता है कि द 5th जेजू रेड, फिर नरेटर हमें बताता है कि ये 5th जेजू आइलैंड रेड पे 4801 हंटर्स ने पार्टिसिपेट किया था इन टोटल, और 727 वेर नॉर्मल अवेकनर्स, मतलब 727 लोग नॉर्मल अवेकनर्स थे, 64 अवेकनर्स और 32 कॉमनर्स मारे गए। नरेटर हमें ये भी बोलते हैं ये एक ट्रेजिडी था जो अभी खत्म हुआ, पहले से काफी कम लोग मारे गए हैं और काफी कम लोग घायल हुए, वो 4 पहले जो अटेम्प्ट्स हुए थे उससे तो काफी कम घायल हुए। फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि जिनवू मिस्टर गो के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, और मिस्टर गो कहते हैं जिनवू से तो तुम्हारा प्लान था एक गिल्ड खोलने का संग जिनवू, और मिस्टर गो ये भी बताते हैं कि जिनके पास एस रैंक लाइसेंस है उसे गिल्ड मास्टर परमिट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उनको बस ये करना पड़ेगा कि एसोसिएशन को एक कॉल करना पड़ेगा और मैं बाकी सब कुछ देख लूंगा। और जिनवू उन्हें देख के कहता है ठीक है। फिर जिनवू मनी मन सोचता है और कहता है खुद ही से कि मुझे अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए और भी सीखना चाहिए कि क्या क्या एडवांटेज है एक्स्ट्रा एस रैंक हंटर होने के। फिर मिस्टर गो जिनवू से पूछते हैं मैं सोच रहा था कि तुम कुछ मतलब बैरियर कास्ट किए थे मतलब जेजू आइलैंड में, ये क्या तुमने किया था कोई बैरियर कास्ट। फिर जिनवू सोचता है कि और कहता है क्या। मिस्टर गो कहते हैं कि एक इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे
कि कुछ लोग गए थे वहाँ पे मैजिक क्रिस्टल कलेक्ट करने के लिए और वो कुछ हंटर थे ए रैंक और बी रैंक इंक्लूडिंग कुछ मेंबर्स थे नाइट गिल्ड के भी, ठीक है। और मैं सोच रहा था कि तुमने कुछ मतलब भूल गए होगे, कुछ बैरियर कास्ट किया होगा तुमने उस पर। फिर जिन्वो कहता है मिस्टर गो से कि नो मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं किया। फिर मिस्टर गो कहते हैं कि ओ अच्छा, जैसे कि मैंने सोचा था। फिर जिन्वो कहता है कि वो लोग क्या कह रहे हैं। फिर मिस्टर गो कहते हैं कि वो लोग कुछ सोच नहीं पा रहे, वो लोग कुछ याद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो लोग बेहोश हो गए थे वहाँ पर जो गए थे क्रिस्टल कलेक्ट करने के लिए। मिस्टर गो ये भी कहते हैं मुझे ये भी नहीं पता कि उन लोगों को कोई मैजिक ने अटैक किया था या फिर क्या हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। जिन्वो मनी मन सोचता है कि क्या वहाँ पे कोई एंड्स ने ट्रैप छोड़ा था, ठीक है। और पीछे से एक मतलब बॉडीगार्ड आता है मिस्टर गो का, ठीक है। वो बोलता है कि चेयरमैन। फिर मिस्टर गो वहाँ से उठते हैं और जिन्वो कहते हैं कि मेरे जो गेस्ट थे वो वक्त से पहले ही आ गए तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, तुम्हारे टाइम के लिए शुक्रिया जिन्वो। फिर जिन्वो बोलते हैं कोई बात नहीं, आपका भी शुक्रिया। फिर जिन्वो भी उठता है और सांस छोड़ता है, फिर बोलता है कि मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए। फिर जिन्वो अपनी कार की तरफ जा रहा होता है और अपना कार का दरवाजा खोल ही रहा होता है तो वहाँ पे एक आदमी आता है। तो वो जिन्वो से पूछता है क्या आप संग जिन्वो हैं, ठीक है। और वहाँ पे दिखाया जाता है एक आदमी को कहते हुए कि हेलो मिस्टर संग जिन्वो, मैं हूँ सीनियर एजेंट एडम वाइट और मैं हूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ब्यूरो ऑफ हंटर्स से, ठीक है। फिर जिन्वो सोचता है ब्यूरो ऑफ हंटर्स, हाँ। एडम वाइट बोलता है कि तुम मुझे एडम बुला सकते हो, मैं आपसे बहुत दिनों से मिलने की कोशिश कर रहा था, मैंने आपके ऑफिस में भी गया पर मैं आपको उधर भी मिल नहीं पाया, बट मैं इधर सोचा नहीं था कि मैं आपसे इस तरीके से मिलूंगा। फिर जिन्वो सोचता है कि ये ऑफिस भी आया था। फिर जिन्वो मनी मन सोचता है कि अच्छा ये बात है, क्या वो ये वही फॉरेनर है जो जिन्हो जिसके बारे में बात कर रहा था मुझसे। फिर जिन्वो एडम से बोलता है तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे। फिर एडम बोलता है ऐसा कुछ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मैं आपको देना चाहता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन। फिर जिन्वो एडम से देख के बोलता है कि क्या इन्फॉर्मेशन। फिर एडम बोलता है तुम्हें शायद नहीं पता होगा कि एक ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास है, ये वाला इन्फॉर्मेशन ना तुम्हें कोई कंट्री दे सकता है ना कोई इंस्टीट्यूट जिसे पता है, ये इन्फॉर्मेशन बस हमें पता है। फिर जिन्वो बोलता है एडम से कि तुम ये इन्फॉर्मेशन मुझे ही क्यों देना चाहते हो। फिर एडम बोलता है ऐसे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आप जैसे कुछ चुनिंदा लोगों के साथ शेयर करके हमें ही फ़ायदा होता है। एक्चुअली मैं आपसे मिलना चाहता था बहुत पहले से ही, बट मेरे डायरेक्टर ने जब जेजू आइलैंड का रेट देखा वो देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए आपको, ठीक है। वो आपके साथ फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, ऐसा कुछ रेयर ही केस होता है कि वो किसी से मिलना चाहते हैं। फिर एडम बोलता है अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो डिप्टी डायरेक्टर आपको सब अच्छे से समझा देंगे, मैंने आपके लिए एक कार भी प्रिपेयर करके रखी है उस साइड में, क्या आप मेरे साथ चलेंगे उनसे मिलने के लिए। फिर जिन्वो देखता है उसकी तरफ और सोचता है इन्फॉर्मेशन, हाँ। जिन्वो बोलता है कि मुझे पता नहीं कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए सही है या गलत, मैं तुम्हारे साथ बाद में रीच आउट करूंगा, कॉल बैक करूंगा, ठीक है, और मैं सोचूंगा इसके बारे में। फिर एडम कहते हैं ओ मैं तो भूल ही गया था, बातें बढ़ाए रखने के लिए कुछ बात जो हमें होल्ड पे नहीं रखना चाहिए और उसे कवर नहीं करना चाहिए उसे बता देना चाहिए। फिर जिन्वो कार स्टार्ट करने वाला होता है और वो शॉक में देख के बोलता है क्या एक अपग्रेडर। फिर उधर एडम बोल रहा होता है क्या आपको पता है अवेकनर्स जो बढ़ा सकते हैं दूसरे अवेकनर्स की एबिलिटी अपग्रेड यूज करके, आपको क्या इसके बारे में पता है। फिर जिन्वो सोचता है, देख के सोच के उसके साथ उसके कार में निकल जाता है डिप्टी डायरेक्टर से मिलने के लिए। फिर वो कार में जा ही रहा होता है और फिर कुछ देर बाद वो पहुंच चुका होता है वहाँ पे उनके ऑफिस में डिप्टी डायरेक्टर के साथ मिलने के लिए। और यहाँ पर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि जिन्वो मिलता है माइकल कैनन से डिप्टी डायरेक्टर। माइकल कहता है नाइस टू मीट यू, मैं हूँ यहाँ का डिप्टी डायरेक्टर माइकल कैनन। और जिन्वो कहता है मैं हूँ संग जिन्वो। फिर वहाँ पे एडम बोलता है कि इसका ट्रांसलेशन का जिम्मा मुझ पे छोड़ दीजिए। फिर वहाँ पे तीनों माइकल, एडम और संग जिन्वो सोफे पे बैठता है और सारे बॉडीगार्ड घिरे हुए रहते हैं उनसे। फिर वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर जो माइकल है वो बोलते हैं मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ मिस्टर संग जिन्वो, ठीक है। वो यहाँ पे एक टेबल पे फाइल पटकता है और बोलता है ये है इमिग्रेशन टू अमेरिका का पेपर्स। माइकल संग जिन्वो से कहते हैं ये समय लेते हैं 1 या 2 साल, बट आपके लिए अलग केस है मिस्टर संग जिन्वो। 1 सेकेंड आप बस बोलिए, बस एक ऑर्डर हुक्म कीजिए, आप बस बन जाएंगे अमेरिकन सिटीजन। जिन्वो सीधे सीधे देख के माइकल से बोलता है मैं यहाँ पर आया हूँ, एजेंट एडम मुझे बोला है कि कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगा। उसने मुझे बोला था कि एक अवेकनर बढ़ा सकता है एबिलिटी दूसरे अवेकनर अपग्रेडर यूज करके। एक अवेकनर की शक्ति बढ़ाना क्या सच में पॉसिबल है, ये जिन्वो पूछता है माइकल से। माइकल थोड़ा सा हंसता है और जिन्वो से कहता है ये बिल्कुल सच है, वो जो पर्सन जो ये कर सकता है वो इधर ही है। वो पीछे एस्कॉर्ट से बोलता है मिसेस सेलनर को बुलाओ जल्दी से। और यहाँ पर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि एक औरत हील पहने हुए आ रही होती है और
वहाँ पे जिन्वू सेंस करता है एक मतलब एक अनोखी शक्ति, उसकी आग ब्राइट हो जाती है जिन्वू की, और यहाँ पर ही ये एपिसोड खत्म होता है। होपफुली आपको ये वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो ज़रूर से आपका फेवरेट पार्ट कमेंट में बता देना। नया चैनल है गाइज, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो ज़रूर से लाइक एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर ही देना। और एपिसोड 2 तो यार और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, तो उसको सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब भी तो करना है। मिलते हैं गाइज आपको अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।